नमस्ते बच्चों। चलिए हम लास्ट क्लास में ये सब देखे थे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किस किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या क्या तरीके होते हैं जिससे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे के सी था, के पी था, के एन था, के एक्स था, और इनमें आपस में रिलेशन क्या होता है ये देखा गया था। इन पे न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं ये देखा गया था। और फिर कुछ ये चीज़ देखी थी, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो तो ऐसे में न्यूमेरिकल्स कुछ जो बनाए जाते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ये चीज़ें हम लोगों ने देखी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, दो तरह के जनरली क्वेश्चन बनाए जाते हैं। एक तरह का क्वेश्चन ये होता है कि जिसमें रिएक्शन के बारे में, जो रिएक्टर प्रोडक्ट के बारे में कुछ बता दिया जाता है और उससे रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा जाता है कि कितना होगा। पहला तरह का क्वेश्चन ये होता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करिए, और दूसरे तरह का क्वेश्चन होता है जिसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बता दी जाती है और उससे फिर कुछ पूछा जाता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में कि कितना होगा, या इस तरह के क्वेश्चंस। मतलब एक जिनमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अननोन होता है, उसको फाइंड करना होता है। दूसरा जिसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया होता है, कुछ डिफरेंट चीज अननोन होती है तो उसको फाइंड करना होता है। तो पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए दिया गया हो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अननोन हो, वो कैलकुलेट करना हो, तो क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं ये देखा जाए। एक्चुअली इसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, बहुत ज़्यादा इस थ्योरी नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री में होता क्या है, चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाए तो फिर क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं। बट कुछ चैप्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनमें थ्योरी बहुत कम होती है, क्वेश्चंस लेकिन बहुत तरह के बनाए जाते हैं। तो उनमें हम क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। मतलब कुछ चैप्टर्स में थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ चैप्टर्स प्रैक्टिस, कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, कुछ थ्योरी वाला पार्ट भी है, ऐसा नहीं कि थ्योरी है ही नहीं, थ्योरी वाला पार्ट भी है। बट ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं ये देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्हीं के थ्रू समझ में आएगा कि क्या किया जाता है क्वेश्चंस में, कैसे क्वेश्चंस चेंज किया जाता है, कैसे नया क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, कैसे फ्रेम किए जाते हैं। जैसे हम उनका जो रिएक्शन है उसी की बात कर रहे हैं। N2 गैस प्लस 3H2 गैस, इससे बनता है 2NH3। इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालने के लिए हम देख लेते हैं। सपोज करिए ऐसा बोला गया कि एक कंटेनर लिया जा रहा है, एक कंटेनर हम ले रहे हैं, इसका वॉल्यूम बता दिया 1 लीटर है, 1 लीटर इसका वॉल्यूम है। यहाँ पे 1 मोल नाइट्रोजन का रख दिया गया और 3 मोल हाइड्रोजन का रख दिया गया स्टार्टिंग में। अच्छा, गैस के लिए बताया था मैं कि उसके मोल अपन कंटेनर का वॉल्यूम है, उसका कंसंट्रेशन होता है। तो 1/1 मतलब वॉल्यूम लीटर है तो जो मोल होगा वही कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो 1/1 हो जाएगा नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन और 3/1 हो जाएगा हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन, T = 0 पे। इनिशियली हमने इसका कंसंट्रेशन 1 रखा, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन 3 रखा है, T = 0 पे। अब जब रिएक्शन कुछ आगे बढ़ेगी और फाइनली जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगी तो नाइट्रोजन कुछ अमाउंट रिएक्ट कर लेगा। अच्छा, नाइट्रोजन ऐसा तो है नहीं कि पूरा रिएक्ट कर लेगा, पूरा रिएक्ट कर लेगा तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, इक्विलिब्रियम बात नहीं रह जाएगी फिर वहां पे। इक्विलिब्रियम का मतलब पूरा रिएक्ट नहीं हुआ, कुछ रिएक्ट किया हुआ, कुछ बचा होगा। तो मान लेते हैं इसका x रिएक्ट किया होगा, नाइट्रोजन का x कंसंट्रेशन रिएक्ट किया तो बचा कितना होगा, तो 1 - x। x रिएक्ट कर लिया, 1 था, बचा कितना, 1 - x। अच्छा, अगर इसका 1 रिएक्ट करता है तो इसका 3 रिएक्ट करता है, तो इसका x रिएक्ट किया तो इसका 3x रिएक्ट किया होगा, तो इसका बचा कितना होगा, तो 3 - 3x, ठीक है। और इसके 1 से इसका 2 बनता है, तो इसके x से इसका कितना बना होगा, तो 2x बना होगा। ये इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशंस हो गए नाइट्रोजन और अमोनिया के। नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन 1 - x हो गया
हाइड्रोजन का 3-3x और अमोनिया का 2x हो गया, ठीक है। अगर इस रिएक्शन के Kc का एक्सप्रेशन लिखा जाए तो लिखा जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया का स्क्वायर पावर 2 आ जाएगा, कोएफिशिएंट 2 है, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन पावर 1 रहेगा, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर x के टर्म्स में वैल्यूज रख जाए तो यहाँ से Kc की वैल्यू x के टर्म्स में क्या आएगी, तो अमोनिया का कंसंट्रेशन कितना है तो 2x है, तो 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का कितना है 1 माइनस x, अमोनिया का कितना है 3 माइनस 3x और इसका हो जाएगा क्यूब, ठीक है। अच्छा यहाँ से 3 कॉमन ले लेगा तो 1 माइनस x हो जाएगा और 3 का क्यूब मतलब 27 बाहर आ जाएगा, होगा ना सर 27 बाहर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बाहर आएगा, तो Kc इज इक्वल टू होगा 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 27 into 1 minus x to the power 4, ऐसा हो जाएगा ना। चलिए तो ये Kc की वैल्यू है x के टर्म्स में। अब क्वेश्चन बनाया जाता है Kc कैलकुलेट करने के लिए, तो हमें क्या दिख रहा है Kc अगर कैलकुलेट करना है तो अगर x की वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग Kc कैलकुलेट कर लेंगे, ये चीज हमें दिखाई दे रही। तो अब क्वेश्चन में जो अलग-अलग तरह के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं उनमें हमें अलग-अलग तरीके से इंफॉर्मेशन दी जाती है दैट आप x की वैल्यू यहाँ पर रख पाए। अगर आपको एक बार x की वैल्यू पता चल गई तो फिर Kc कैलकुलेट कर लेंगे। तो अलग-अलग तरीके से इंफॉर्मेशन दी जाती है सो दैट Kc कैलकुलेट कर मतलब x कैलकुलेट कर। एक बार आपके पास x आ गया तो Kc तो आ ही जाए है ना। चलिए पहले यहाँ तक नोट कर पहले क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं, फिर इसको नोट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ देखेंगे कैसे कैसे इसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। लिखते हुए आप क्वेश्चन लिखिए 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन and 3 moles of hydrogen 1 mole of nitrogen and 3 moles of hydrogen are kept inside a container of volume 1 liter where an equilibrium is finally established. Where an equilibrium is finally established. Calculate equilibrium constant for the following reaction. Calculate equilibrium constant for following reaction. लिखा चलिए यहाँ तक नोट कर फिर आगे इस पर बात करते हैं। नोट कर लिया? चलिए पहला क्वेश्चन है if reaction is 50% completed at equilibrium. इक्विलिब्रियम में बोला गया कि रिएक्शन 50% कंप्लीट है तो हमें क्या कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में अलग-अलग तरीके से इंफॉर्मेशन दी जाएगी। पहला तरीका जो है बोला गया कि रिएक्शन 50% कंप्लीट है इक्विलिब्रियम पे, तो बताइए क्या होगा। तो 50% कंप्लीट होने का मतलब क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है वो 50% रिएक्ट कर ले, जो भी लिमिटिंग रिएजेंट है उसका 50% आप रिएक्ट करा दे। तो देखिए कौन लिमिटिंग रिएजेंट, इसके लिए कितना चाहिए, 3 चाहिए और उतना ही हम ले भी रहे हैं तो कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं या दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट है ना, तो 50% रिएक्ट करा दीजिए। 1 अगर इसका कंसंट्रेशन लिए थे तो इसका 50% में कितना रिएक्ट करना है 0.5, मतलब इक्विलिब्रियम पे नाइट्रोजन का 0.5 रिएक्ट कर लेगा, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी तो 0.5।
इस चीज से हमें समझ आ रहा है कि x कितना हो जाएगा, तो 1 का 50%, मतलब कितना हो जाएगा, तो 0.5, और x अगर 0.5 आ गया तो KC हम निकाल सकते हैं। KC कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, मतलब 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 27 into 1 minus x, 1 minus 0.5, 1 minus x की वैल्यू 0.5 ही हो जाएगी ना, तो 0.5 का पावर 4, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, स्क्वायर बचेगा, मतलब 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 16/27, तो इसका केसी इस तरीके से आ गया 16/27, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको। नोट कर लिया। चल तो इसी तरीके से अब हमें अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, जिससे कि x कैलकुलेट करके हम लोग KC कैलकुलेट करेंगे। जैसे दूसरा तरीका, if at equilibrium 1.5 moles of hydrogen are present, तो KC कैलकुलेट करना है। इक्विलिब्रियम पर 1.5 मोल हाइड्रोजन का प्रेजेंस है, ये बोला गया। चलिए निकालिए। आगे आंसर, इक्विलिब्रियम पे हाइड्रोजन के कितने मोल प्रेजेंट है ये हमें बता दिया गया। ऐसे इक्विलिब्रियम में हमें हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन पता है 3 - 3x इक्विलिब्रियम है ना, और कंटेनर का वॉल्यूम 1 लीटर है, तो जो मोल है वही कंसंट्रेशन, तो एक तरह से 3 - 3x मोल भी है और कंसंट्रेशन भी, क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर है, तो 3 - 3x हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए, और क्वेश्चन बताएगा कि 1.5 होगा, तो इसका मतलब 3x की वैल्यू 1.5 हो जाएगी, इसका मतलब x की वैल्यू 0.5 हो जाएगी। और अभी देखे थे कि x अगर 0.5 है तो KC कितना आया था, 16/27, ये KC की वैल्यू समझ आ रहा है। नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। चलिए नोट कर लिया। If at equilibrium, third part is इसका, if at equilibrium mole fraction of ammonia is 1/3, चलिए कैलकुलेट करिए। हो गया कैलकुलेट। अमोनिया का मोल फ्रैक्शन बता दिया 1/3, तो ये ही मोल्स भी है, यही तरह से कंसंट्रेशन भी है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, उसके मोल अपॉन टोटल मोल्स, तो अमोनिया के मोल्स है तो 2x, और टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, तो नाइट्रोजन का है 1 - x, हाइड्रोजन का है 3 - 3x, और अमोनिया का है 2x, इसकी वैल्यू बता दी 1/3। चलिए तो यहाँ से -4x प्लस 2x, मतलब -2x बचेगा, तो 2x अपॉन 4 - 2x इज इक्वल टू 1/3, तो ये हो गया 6x इज इक्वल टू 4 - 2x, मतलब 8x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4/8, मतलब 0.5, और x अगर 0.5 आएगा तो फिर से KC कितना आएगा, 16/27। समझ आ रहा है? नोट कर लिया। नोट कर लीजिए इसको, वीडियो पॉज करिए।
नोट कर लिया। चल तो इसी तरीके से किसी का भी मोल फ्रैक्शन से अमोनिया नहीं, हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन बताया जा सकता है या नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन बताया जा सकता है या हो सकता है मोल का रेशियो दे, हाइड्रोजन और अमोनिया के मोल का रेशियो दे दे। मोल का रेशियो दे दे मतलब आपको 3 - 3x अपॉन 2x की वैल्यू दे दी, वहां से आ जाएगा। इस टाइप से कुछ भी मोल से रिलेटेड बताया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और क्या हो सकता है। इफ एट इक्विलिब्रियम molecular weight of the mixture is 34/3 ग्राम पर मोल। इसमें क्या क्या हमें इक्विलिब्रियम पे मिक्सचर जो प्रेजेंट है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर इसमें क्या क्या चीजें हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया, ये तीन चीजें हैं। तो उस मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट बता दिया गया है। कितना बता दिया? 34/3। मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या होता है? एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। तो एक तरह से मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है 34/3। ये हमें बता दिया गया। यहाँ से बोला गया कैलकुलेट करना है केसी, मतलब एक तरह से निकालिए, एक साथ आ जाएगा तो केसी आ जाएगा। चलिए वीडियो को पॉज करके उसको ट्राई करिए। आ गया। चलिए एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है पता ही है। अगर नहीं पता है तो सब पता तो पढ़ा तो मोल कंसेप्ट में, बट फिर से मैं बता रहा हूँ। किसी मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट जो कि एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कहलाता है, क्या होता है? उस मिक्सचर का टोटल वेट अपॉन टोटल मोल। एक्चुअली मोल्स क्या होता है? मोल्स होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इधर ले जाए, वेट अपॉन मोल तो हमें क्या मिलेगा? मॉलिक्यूलर वेट। वेट बाय मोल, किसी मिक्सचर का वेट अपॉन किसी मिक्सचर में टोटल मोल, इससे हमें क्या मिलेगा? मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट, जिसको हम नाम देते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। तो टोटल वेट ऑफ मिक्सचर अपॉन टोटल मोल्स इन मिक्सचर, इससे हमें पता चलेगा कि एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या है। तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट यहाँ बताया गया 34/3। तो 34/3 क्या होना चाहिए? टोटल वेट ऑफ मिक्सचर। इस मिक्सचर का टोटल वेट, इस मिक्सचर में क्या क्या चीजें हैं? नाइट्रोजन है कितना मोल है? -6। हाइड्रोजन है कितना मोल है? 3 - 3x। और अमोनिया है जिसके 2x मोल है। तो टोटल वेट अगर निकालेंगे तो इसके टर्म्स में आएगा कितना आएगा? 1 - x इनटू 28। 1 - x मोल है नाइट्रोजन का, मॉलिक्यूलर वेट 28 है, तो इतना वेट वहां पे नाइट्रोजन का प्रेजेंट है। प्लस 3 - 3x इनटू हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट है 2। ये हाइड्रोजन का वेट वहां पे प्रेजेंट है। और 2x मोल अमोनिया है, उसका मॉलिक्यूलर वेट है 17। तो ये उस मिक्सचर का टोटल वेट होगा जो कि x के टर्म्स में दिख रहा है, ठीक है? अपॉन मिक्सचर में टोटल मोल्स, मिक्सचर में टोटल मोल्स कितने होंगे? तो 1 - x मोल नाइट्रोजन का, 3 - 3x मोल हाइड्रोजन का और 2x मोल अमोनिया के। तो इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। अगर सॉल्व किया जाए तो 34/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो यहाँ 28 - 28x प्लस 6 - 6x प्लस 34x डिवाइडेड बाई 4 - 4x प्लस 2x माइनस 2x, ऐसा बचेगा। अच्छा 28 प्लस 6 34, ठीक है। तो माइनस 28x माइनस 6 मतलब माइनस 34x और ये प्लस 34x, तो ऊपर x वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा? 34/3 इज इक्वल टू 34/3 इज इक्वल टू ऊपर 28 और 6 34 बच रहा है बस, अपॉन में क्या बच रहा है? 4 - 2x।
तो ये तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब 4 माइनस 2x इज इक्वल टू 3, तो 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 0.5, और अगर x 0.5 है तो KCC कितना आएगा 16/27। समझ आ रहा है? बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? तो इस तरीके से एवरेज मॉलिक्यूलर वेट बताता है, हम कैलकुलेट कराया जा सकता है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है? अच्छा, इसमें एक चीज और, ये जो हम लोगों ने कैलकुलेट करके फिर इस तरह से लिखा, फिर यहाँ पर 34 लिखा, इसको बिना कैलकुलेट किए ऊपर वाला जो टर्म न्यूमरेटर वाला, इसको बिना कुछ कैलकुलेट किए हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टली इसकी वैल्यू 34 होनी चाहिए। डायरेक्टली बोला जा सकता था। क्यों डायरेक्टली बोला जा सकता था? सोचिए एक बार, सोच पा रहे हैं? नहीं, चलिए देखिए, इस कंटेनर में हमने स्टार्टिंग क्या रखा था? 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन। 1 मोल नाइट्रोजन मतलब कितना वेट हुआ? तो 28 हुआ, और 3 हाइड्रोजन मतलब कितना वेट हुआ? 6 ग्राम। मतलब हमने कितना ग्राम स्टार्टिंग टोटल मटेरियल रखा था? 34 ग्राम रखा था। और क्या उसके बाद जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो क्या यहाँ से कोई चीज बाहर गई है, यहाँ कोई अंदर आई क्या? ऐसा तो हो नहीं रहा है। कंटेनर तो क्लोज है, तो उससे ना कोई चीज बाहर जा रही है, नहीं उसमें कोई अंदर आ रही है। तो जब कोई चीज बाहर नहीं गई या अंदर नहीं आई तो मास तो कंजर्व रहना चाहिए ना। जितना मास हमने स्टार्टिंग में रखा था उतना ही मास किसी भी टाइम पे होना चाहिए, चाहे इक्विलिब्रियम हो चाहे ना हो, किसी भी टाइम। तो इक्विलिब्रियम होगा तभी तो मास नहीं होगा 34। तो टोटल वेट हम लोग इस तरीके से लिखे हैं, इसको हम लोग डायरेक्टली लिख देना चाहिए था 34। थोड़ा सा दिमाग यूज करते तो इस तरीके से मान के डायरेक्ट 34 लिख देते, जो कि फाइनली आ भी रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आना भी वही चाहिए। बट हम लोग सोचते तो डायरेक्टली इसको लिख देते 34, कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है? क्या आंसर सर अगर इस तरीके से लिखेंगे तो भी वही आएगा 16/27, x की वैल्यू आएगी 0.5। ठीक है? चलिए और आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट पार्ट इसको देखते हैं, फिफ्थ पार्ट। इसको नोट कर लिया है? नहीं नोट किया तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? चलिए। Next is equilibrium ratio of rate of fusion of helium and equilibrium mixture is under root 17/6 under identical conditions. इक्विलिब्रियम पे हीलियम का और इक्विलिब्रियम मिक्सचर के इफ्यूजन का रेट का रेशियो हमें दे दिया गया है अंडर रूट 17/6 अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। तो फिर बताना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। बेसिकली x निकालना है, x आ जाएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। चलिए सोचिए, वीडियो को पॉज करके इसको सोचिए, निकालिए आंसर। आ गया? रेट ऑफ फ्यूजन अगर याद हो, गैसेस स्टेट में हमने पढ़ा था, तो उसमें क्या करते थे हम लोग? R1 R2 क्या लिखा जाता था? अंडर रूट M2/M1 अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। कंडीशन जब आइडेंटिकल होती है तो ऐसा होता है ना।
तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया, रेशियो ऑफ रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ हीलियम एंड इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो ये क्या होगा, ये होगा अंडर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम, ऐसा आएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये रेशियो हमें कितना दिया गया, अंडर 17/6। तो ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, इसमें हमें मॉलिक्यूलर वेट मिक्सचर का नहीं पता है ना। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ही होगा, मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट मतलब क्या होता है, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, वो हमें नहीं पता, वो निकाल लेंगे। और अगर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आ गया तो अभी हम देखे थे कैसे करना है लास्ट क्वेश्चन में। अपॉन में क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम जो कि कितना है 4। इसको सॉल्व किया जाए तो स्क्वायर रूट हट जाएगा दोनों तरफ, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, 2 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 34/3। ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर मतलब क्या, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, और एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कितना जा रहा है 34/3, जो कि लास्ट क्वेश्चन में यही वैल्यू भी दी गई है ना एवरेज मॉलिक्यूलर वेट की। फिर से उसी तरीके से सॉल्व करते, अगर डिफरेंट आता तो फिर से उसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन के तरीके से सॉल्व करते और फिर x की वैल्यू निकालते। इस वैल्यू से हम लोग निकाल ही चुके हैं, इस वैल्यू से निकाले थे तो कितना आ गया 0.5। तो केसी कितना आ जाएगा 16/27। समझ आ रहा है। चलिए वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए। नोट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। If at equilibrium, ratio rate of fusion of hydrogen and ammonia from equilibrium mixture is under root 153/8। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, हाइड्रोजन और अमोनिया के इफ्यूजन के रेट का रेशियो वैल्यू बता दी है 153/8। कहाँ से इफ्यूजन, तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर से ही इफ्यूजन है, तो दोनों के रेट का रेशियो दे दिया गया। तो ऐसे केस कैलकुलेट करना है। चलिए वीडियो पॉज करिए और कैलकुलेट करिए। हो गया? सोच पाए कुछ नहीं है इजी सा क्वेश्चन। अगर थोड़ा सा सही तरीके से सही डायरेक्शन में सोचेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आंसर 0.5 आना है तो पहले सब पता चल गया कि हर क्वेश्चन से 0.5 ही आ रहा है। आंसर 0.5 आना है। कैसे करना है इसकी बात करते हैं। बात यह है कि पहली बात कंडीशन आइडेंटिकल है या नहीं ये हमें नहीं पता, क्योंकि अगर आइडेंटिकल होगी तो फॉर्मूला डिफरेंट लगेगा, अगर आइडेंटिकल नहीं होगी तो फॉर्मूला डिफरेंट लगेगा। आइडेंटिकल होगा तो r1 और r2 इज इक्वल टू जाता है अंडर m2 अपॉन m1, और अगर आइडेंटिकल कंडीशन नहीं होती तो r1 और r2 इज इक्वल टू जाता है p1/2 अंडर m2/m1। आइडेंटिकल कंडीशन किसकी, तो प्रेशर पार्शियल प्रेशर की। तो अगर हाइड्रोजन और अमोनिया का पार्शियल प्रेशर सेम हुआ तो r1 और r2 अंडर m2 अपॉन m1 बराबर होगा। बट अगर दोनों का पार्शियल प्रेशर डिफरेंट हुआ तो r1 और r2 इज इक्वल टू p1/2 अंडर m2/m1 होगा। अब पार्शियल प्रेशर सेम है या नहीं है ये हमें बताया गया नहीं क्वेश्चन में, कैसे पता लगाना सेम है या नहीं। तो अगर आपको याद हो ये चीज तो मैं ये चीज बता चुका हूं कि पार्शियल प्रेशर का रेशियो मोल्स के रेशियो होता है।
अगर ये चीज़ याद हो तो। नहीं भी याद है तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? मोल फ्रैक्शन अपॉन टोटल मोल फ्रैक्शन इन टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर का रेशियो लेंगे तो टोटल प्रेशर तो कैंसिल ही हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन का रेशियो बचेगा और मोल फ्रैक्शन का रेशियो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स का रेशियो। तो टोटल मोल्स कैंसिल हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो बचेगा। तो जो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होता है वही पार्शियल प्रेशर का रेशियो होता है। अगर दोनों गैस के नंबर ऑफ मोल्स सेम हुए तो पार्शियल प्रेशर भी सेम होगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हुए तो पार्शियल प्रेशर भी डिफरेंट होगा। क्या दोनों गैस के नंबर ऑफ मोल्स सेम हैं? हाइड्रोजन गैस के कितने मोल होंगे? तो 3 - 3x। और अमोनिया के कितने मोल है? तो 2x। अब x की वैल्यू क्या है हमें तो पता नहीं, तो इसके मोल्स इन दोनों के मोल्स सेम या डिफरेंट है हमें नहीं पता। तो हम डिफरेंट ही मान लेते हैं। सेम होगा तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, P1/P2 1 हो जाएगा। समझ आ रही है बात? नहीं आ रही? मतलब यहाँ फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे? R ऑफ हाइड्रोजन अपॉन R ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। ऐसा है ना? और ये जो पार्शियल प्रेशर का रेशियो है हाइड्रोजन और अमोनिया का, ये रेशियो उनके मोल्स के नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो में होगा। और नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं पता, वो x के टर्म्स में है। तो ठीक है, x के टर्म्स में रहते हैं, वही तो निकालना ही हमें। ये वैल्यू हमें दी गई है, रेशियो में दिया गया है अंडर रूट 153/8 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? तो 3 - 3x। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया कितना है? 2x। पार्शियल प्रेशर नहीं है, ये मोल्स का रेशियो है, लेकिन मोल्स के रेशियो में पार्शियल प्रेशर का रेशियो होता है, इसलिए डायरेक्टली इसको रख देते हैं। अंडर में क्या आएगा? तो मॉलिक्यूलर वेट अमोनिया का पता है 17 और मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का पता है 2। अच्छा, यहाँ पे ये 17 × 9 है ना? ये है 17 × 9। तो 9 को अगर स्क्वायर रूट बाहर लाए तो 3 हो जाएगा वो, और इसमें 4 को अगर बाहर लाए तो 2 हो जाएगा और अंडर रूट में 2 बचा जाएगा। मतलब अंडर रूट में यहाँ क्या क्वांटिटी बची रहेगी? 17/2। और बाहर की क्वांटिटी आ गई तो 3 बाहर ऊपर आया और 2 बाहर नीचे आया। ठीक है? इज इक्वल क्या हो गया? 3 - 3x/2x। और यहाँ स्क्वायर रूट में क्या है? 17/2। तो ये 17/2 17/2 कैंसिल। अच्छा, यहाँ से 3 कॉमन है, यहाँ से 2, तो 3 उधर कैंसिल, उधर कैंसिल। यहाँ क्या बचेगा? 1 = 1 - x डिवाइडेड बाय x। मतलब x = 1 - x, मतलब 2x = 1। इसका मतलब x = 0.5 और x 0.5 है तो k 16/27। समझ आ रहा है? कुछ है नहीं, सिंपल सी चीज है, बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। बस क्वेश्चन को ऐसा बना दिया गया है कि आपको रिलेट करने में प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट होते हैं वो जनरली ऐसे ही होते हैं जिनमें एक से ज्यादा चैप्टर को इन्वॉल्व कर लिया जाता है। रिलेट नहीं कर पाते हो कैसे यूज करें। चैप्टर चल रहा है, केमिकल इक्विलिब्रियम यूज हो रहा है गैसेस स्टेट। इस वजह से हमारा दिमाग क्लिक नहीं कर पाता है कि हम उस वाले चैप्टर की चीज को यहाँ कैसे इन्वॉल्व कर दें। पढ़ते तो केमिकल इक्विलिब्रियम गैस स्टेट कहाँ से आ गया इसमें। तो लेकिन क्वेश्चन जो डिफिकल्ट बनाए जाते हैं जनरली इसी तरीके से बनाए जाते हैं। दूसरे चैप्टर की चीजें दूसरे चैप्टर में इन्वॉल्व करा दी जाती हैं। ठीक है? खैर चलिए नोट करके इसको वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट करिए वहाँ पे। नोट कर लिया? चल एक और देखते हैं लास्ट। equilibrium
if at equilibrium one mole of HCl is required to react completely with the equilibrium mixture। बोला इक्विलिब्रियम पे एक मोल HCl लग रहा है इक्विलिब्रियम मिक्सचर से कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए, तो बताइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा। चलिए वीडियो पॉज करिए, इसको भी ट्राई करिए। हो गया। चलिए यहाँ पे क्या करना था, HCl का रिएक्शन करा रहे हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है और अमोनिया गैस है। तो अब बात आती है कि HCl रिएक्ट किससे करेगा। तो HCl हाइड्रोजन से या नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करेगा, HCl किससे रिएक्ट करेगा, अमोनिया से। और वो आपको रिएक्शन पता भी होगी, अमोनिया का रिएक्शन होता है HCl से क्या बोलता है, NH4Cl। ठीक है, NH4Cl वाइट फ्यूम्स होते हैं इसके, अमोनियम क्लोराइड के वाइट फ्यूम्स होते हैं। खैर, तो सिर्फ अमोनिया रिएक्ट कर रहा है HCl, और हमें ये बताया गया है कि इसका एक मोल लग रहा है कंप्लीट रिएक्शन के लिए। ये रिएक्शन बैलेंस दिख रही है, बैलेंस तो है ही है ना। तो इसके एक मोल से इसका कितना मोल रिएक्ट करेगा, तो एक मोल रिएक्ट करेगा। इसके कंप्लीट रिएक्शन के लिए HCl में कितना मोल होगा, एक मोल। तो इसका मतलब है अमोनिया भी कितना मोल होना चाहिए था, 1 मोल होना चाहिए था। अगर इससे ज्यादा होता तो ज्यादा लगता, अगर 1 से कम होता तो इसका 1 से कम नहीं लगता। तो बताया गया कि 1 लग रहा है कंप्लीट रिएक्शन के लिए, तो इसका अगर 1 लगा है तो इसका भी कितना होना चाहिए, 1 मोल। और हमारे अकॉर्डिंग अमोनिया कितने मोल है वहां पे, तो 2x। तो 2x की वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए, तो x की वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए 0.5। और अगर x 0.5 तो k 16/27। समझ आ रहा है। चलिए वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए वहां पे। नोट कर लिया। चलिए ये कुछ तरीके हम लोगों ने देखे जिससे हमें ये बताया जाता है कि रिएक्शन कितना हुआ है, और उसके हेल्प से फिर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करें, Kc कैलकुलेट करें। ध्यान दीजिए एक चीज कि यहाँ पे हमने वॉल्यूम 1 लीटर लिया था, तो जो मोल था वही कंसंट्रेशन हो गया था। क्वेश्चन में वॉल्यूम डिफरेंट कर दिया, मान लीजिए 5 लीटर वॉल्यूम था, तो कंसंट्रेशन नाइट्रोजन का कितना होना था, 1/5 मतलब 0.2, या हाइड्रोजन का कितना होता था, 3/5 मतलब 0.6। तो वॉल्यूम का ध्यान रखिएगा। अगर वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम का ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं अगर मोल दिया है तो सीधे उसी कंसंट्रेशन ले लेंगे। मोल कंसंट्रेशन के बराबर होगा गैस के, लेकिन कब, वॉल्यूम 1 लीटर, वॉल्यूम अगर 1 लीटर से कुछ डिफरेंट हुआ तब फिर कुछ डिफरेंट हो जाएगा कंसंट्रेशन, है ना। तो ध्यान रखिए, यहाँ हम लोगों ने कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए मोल्स वॉल्यूम 1 लीटर लिया सो दैट मोल्स ही कंसंट्रेशन के बराबर हो जाए। बट क्वेश्चन में ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा 1 लीटर लिया जाए। क्वेश्चन को कैलकुलेशन को बढ़ाने के लिए हो सकता है 1 लीटर से डिफरेंट ले लें। चलिए ये कुछ मेथड है जिससे बताया जाता है कि Kc कैलकुलेट करिए। इसमें हर जगह Kc कैलकुलेट किया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें Kp कैलकुलेट करना होता है, Kp के बारे में कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है, उनमें क्या किया जाता है, उसमें भी दो तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। Kp कैलकुलेट करने दिया जाता है, उसमें दो तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। एक तरह का क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें हमें इनिशियल प्रेशर के बारे में बताया जाता है और फिर Kp कैलकुलेट करवाया जाता है। और दूसरे तरह का क्वेश्चन होता है जिसमें इनिशियल प्रेशर बता के इक्विलिब्रियम पे प्रेशर बताया जाता है और Kp कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है। तो ये दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले हम देखते हैं जिसमें हमें इनिशियल प्रेशर बताया गया हो और Kp कैलकुलेट करने बोला गया हो, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है,
लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। अमोनिया गैस is taken in a container at 300 Kelvin at a pressure of 6 atm. When equilibrium was established, then ammonia was found to be 50% dissociated. Calculate equilibrium constant for dissociation of ammonia at 300 Kelvin. ये है क्वेश्चन। ठीक है, बोला गया है कि कंटेनर में अमोनिया गैस लिया गया स्टार्टिंग में किस टेम्परेचर पे 300 केल्विन पे और किस प्रेशर पे 6 atm पे। फिर जब वहां पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ तो अमोनिया 50% डिसोसिएटेड पाया गया इक्विलिब्रियम पे। तो बताना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा अमोनिया के डिसोसिएशन के लिए एट 300 केल्विन। जिस टेम्परेचर पे उसी की बात कर रहे हैं। चलिए, तो डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया मतलब इस रिएक्शन की बात हो रही है। 2NH3 गैस, इससे क्या मिलेगा हमें N2 गैस प्लस 3H2 गैस। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, Kp निकालना है। यहाँ पे Kp बोल दिया, ठीक है। इसका हमें Kp निकालना है। तो होता क्या है, वॉल्यूम के बारे में कुछ बताया गया। तो ऐसे में क्या माने वॉल्यूम कांस्टेंट, और वॉल्यूम कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N हो जाएगा, नहीं V और T कांस्टेंट हो गए। तो जो रेशियो मोल्स का होगा वही रेशियो प्रेशर का होगा। जो रेशियो मोल्स का होगा वही रेशियो प्रेशर का होगा। कहने का मतलब क्या है, आप जैसे स्टोइकियोमेट्री में करते थे कि 2 मोल से 1 मोल और 3 मोल, तो अब वही चीज आप प्रेशर में अप्लाई कर पाएंगे। रिएक्शन में वही चीज आप किसके लिए अप्लाई करेंगे, प्रेशर के लिए। प्रेशर को भी आप उसी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं मोल्स की तरह। समझ आ रही बात ये, क्योंकि P is directly proportional to N, linearly proportional है। तो जो रेशियो मोल्स का होगा वही रेशियो प्रेशर का होगा। ठीक है। T equal to 0 पे इसका प्रेशर कितना दिया गया है 6 atm। हम प्रेशर को मोल्स की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो जब इक्विलिब्रियम आ रहा है तो क्या बोला गया, अमोनिया कितना डिसोसिएट कर गया तो 50%। ठीक है, 50% डिसोसिएट करने का मतलब क्या, 6 लिए थे उसमें से कितना डिसोसिएट करा दिया, तो इसका 50% मतलब 3 डिसोसिएट करा दिया जाए। और अगर 3 डिसोसिएट करा दे तो इसका बचेगा कितना, 6 माइनस 3। ठीक है, बात समझ में आ रही है। 6 में से 3 डिसोसिएट करा दिया तो बचेगा कितना, 3। तो रिएक्ट किसके कितना किया है, 3। इसके 2 से इसका बनता है 1, तो इसके 1 से इसका बनेगा 1/2। तो इसके 3 से इसका बनेगा 3/2। बात समझ में आ रही है। इसके 2 से इसका बनता है 3, तो इसके 1 से इसका बनेगा 3/2। तो इसके 3 से इसका बनेगा 9/2। मतलब ये हो गया 1.5 और ये हो गया 4.5। तो अब इक्विलिब्रियम पे हमें तीनों का पार्शियल प्रेशर पता चल गया। इसका 3 atm है, इसका 1.5 atm है और इसका 4.5 atm है। अगर आपको याद हो तो Kp का एक्सप्रेशन हम प्रेशर के पार्शियल प्रेशर टर्म्स में लिखते थे, क्या लिखा जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का पावर हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर। ऐसा हो नहीं रख दिया जाएगा वैल्यू। Kp is equal to पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन 1.5, हाइड्रोजन कितना है 4.5 और अमोनिया कितना है
3 4.55 क्यूब होगा, सॉरी 4.55 क्यूब अपॉन 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आ रही बात है? तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम पे ना प्रेशर बताया गया, इनिशियल प्रेशर बताया गया। तो इनिशियल अगर बताया जाए तो इस तरीके से काम करना है, ठीक है? समझ आ रही बात? चलिए वीडियो पॉज करिए, इसको नोट करिए वहाँ पे। नोट कर लिया? चल इनिशियल प्रेशर ना बता के इक्विलिब्रियम पे प्रेशर बताया जाए तब क्या करेंगे? तो ऐसे में जैसे इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। Ammonia is taken in a container at 300 Kelvin. When equilibrium was established, then ammonia was found to be 50% dissociated. Some amount of ammonia is taken in a container at 300 Kelvin. When equilibrium was established, then ammonia was found to be 50% dissociated at a total pressure of 6 atm at equilibrium. Calculate Kp for dissociation of ammonia. ठीक है? लगभग वही क्वेश्चन है, बस डिफरेंस क्या हो गया? इस बार 6 atm इनिशियल प्रेशर नहीं, इस बार 6 atm क्या है? इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर। समझ रही है बात? इस बार 6 atm क्या है? इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर। तो इसको करने के दो तरीके हैं। इसको शो करने के दो तरीके हैं, बट हम लोग एक ज़्यादा एफिशिएंट मेथड है उसको सॉल्व करने की पहले कोशिश करते हैं, उसके बाद दूसरा मेथड बताएंगे। बट पहले जो ज़्यादा एफिशिएंट मेथड है उसको सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। इक्विलिब्रियम में अगर आपको टोटल प्रेशर बता दिया गया है इक्विलिब्रियम पे, तो फिर अब हम लोग एक इक्वेशन यूज करेंगे Kp और Kn का रिलेशन। अगर याद हो तो Kp इज इक्वल टू Kn into P by sigma n raised to the power delta n g। ऐसा हम लिखे थे, अगर नहीं याद है तो कॉपी पलट के देखिए। Kp इज इक्वल टू क्या लिखा गया था? Kn into P by sigma n raised to the power delta n g। ठीक है? तो उस चीज को यूज करेंगे। और उसको यूज कैसे करते हो तो आइए सिखाते हैं। 2NH3 गैस इससे बनेगा N2 गैस प्लस 3H2S। ठीक है? T इक्वल टू 0 पे T इक्वल टू 0 पे इसका कुछ मान लेते हैं, एक मोल था वहाँ पे। अच्छा, मोल आप अपने से कुछ मान सकते हैं, अनलेस क्वेश्चन का इनिशियल मोल ही ना लिख दिया गया। अगर लिख दिया गया तो वही लेके चलना पड़ेगा, अगर नहीं लिखा गया तो उससे 1 मोल मान लेते हैं इनिशियल। ठीक है? और जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, क्या बोला गया? कितना परसेंट रिएक्ट कर गया? तो 50% रिएक्ट कर गया। 50% रिएक्ट करने का मतलब कितना रिएक्ट कर गया? 0.5। तो 1 में से 0.5 रिएक्ट कर गया, तो बचा कितना? तो 1 माइनस 0.5 मतलब 0.5 ही बचा। इसका कितना बना? इसके से इसका बना 1 से बनेगा 1/2, 0.5 से बनेगा 0.5/2 मतलब 0.245। इसके से इसका बनता है 3, तो 1 से बनेगा 3/2, तो 0.5 से बनेगा 3/2 into 0.5। ठीक है? मतलब ये कितना हो जाएगा? 0.75। ठीक है? तो हमें इक्विलिब्रियम पे तीनों के मोल पता चल गया। इसका मोल हो गया 0.5,
इसका मोल हो गया 0.25, इसका मोल हो गया 0.75, ठीक है। तो अब हम लोग यूज करेंगे ये वाला इक्वेशन, Kp इज इक्वल टू Kn इनटू P बाई सिग्मा रेज़ टू द पावर डेल्टा G। जहाँ कौन सा टर्म क्या है याद हो तो Kn क्या बोल रहे थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। P क्या था, इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर, और वही हमें बताया गया तभी हम इस इक्वेशन को यूज कर रहे हैं। P क्या है, इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर। सिग्मा क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, और डेल्टा क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, ऐसा होता था। तो अब Kp हमें निकालना है, वैल्यूज पुट किया जाए। Kp हमें निकालना है, Kn क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया मतलब 0.25 इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का पावर 3, मतलब 0.75 का पावर 3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया का स्क्वायर, मतलब ये हो गया 0.5 का स्क्वायर इनटू टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम बता दिया 6 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम गैस के, इसके 0.5 मोल्स हैं, इसके 0.25 मतलब 0.75 हो गया, और इसके 0.75 मतलब टोटल मिला के कितना हो गया 1.5 मोल्स रेज़ टू द पावर डेल्टा G। डेल्टा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स, क्योंकि कितने हैं 1 और 3 4 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट कितना है 2 4 माइनस 2 कितना हो गया 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, इसका Kp आ जाएगा, ठीक है। इस रिएक्शन का Kp कैलकुलेट हो जाएगा। ये ज्यादा बेटर मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हालांकि एक और मेथड है सॉल्व करने का, वो भी देख लेते हैं। हो सकता है आपको ज्यादा इजी लगे, बट कोशिश करिए कि इसको यूज करेंगे, इसको यूज करने की कोशिश करिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस इससे ज्यादा इजी सॉल्व होते हैं एज कंपेयर टू जो मेथड हम देखने वाले हैं। तो पहले एक बार पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरा मेथड देख लेते हैं। नोट कर लिया, चलिए दूसरा मेथड क्या होगा, उसमें अब ये वाला Kp और Kn वाला रिलेशन नहीं करेंगे हम लोग। उसमें क्या करेंगे हम, T = 0 पे इसका प्रेशर कुछ मान लेंगे P लिया गया था, कितना हमें नहीं पता, P लिया गया था ऐसा मान लेते हैं, और बोला गया कि 50% रिएक्ट करके इक्विलिब्रियम तो कितना रिएक्ट करेगा, 50% मतलब P/2 बचेगा कितना, P-2 मतलब P/2 बचेगा। P/2 रिएक्ट किया तो इसका कितना बनेगा, 2 से 1 तो P/2 से P/4, ठीक है। 2 से 3 तो 1 से 3/2 तो P/2 से 3/2 इनटू मतलब 4 हो जाएगा। तो अब हमें इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर पता चल गया। अमोनिया का कितना है P/2, नाइट्रोजन का कितना है P/4, और हाइड्रोजन का कितना है 3P/4, 3P/4 प्लस P/4 मतलब 4P/4 मतलब ये P हो गया, और ये हो गया P/2, P प्लस P/2 3P/2 हो गया, और इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर बता दिया गया 6। तो यहाँ से सॉल्व होके P की वैल्यू आ गई 4। अब P की वैल्यू 4 आ गई तो ये हो गया कितना, P/2 मतलब 2 हो गया, ये हो गया कितना 1, और ये हो गया कितना 3। तो इक्विलिब्रियम का हमें सबका प्रेशर पार्शियल प्रेशर पता चल गया, तो Kp निकाल दीजिए। Kp क्या होगा, इसका प्रेशर इनटू इसके प्रेशर का क्यूब डिवाइडेड बाय इसके प्रेशर का स्क्वायर, आया 27/4। तो हो सकता है ये वाला मेथड यहाँ पे ज्यादा इजी लग रहा हो, बट अगर क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट किया जाता है तो वो वाला मेथड ज्यादा बेटर होता है। कौन सा, Kp और Kn का रिलेशन निकालने वाला, उस वाले रिलेशन से सॉल्व करेंगे ज्यादा इजीली सॉल्व होता है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके ऊपर आप जिस तरीके से सॉल्व करना सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से भी आंसर आएगा, Kp और Kn वाले रिलेशन से भी आंसर आएगा, वो आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है कि आपको इस मेथड से सॉल्व करना है। सिर्फ इस क्वेश्चन के बेसिस पे इस मेथड को इजी देख के ये वाला मेथड अडॉप्ट नहीं कर लीजिएगा। मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप Kp और Kn वाला मेथड यूज करिए।
अगर आपको इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर पता है तो उससे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होते हैं। अभी आप लोगों के सामने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आए हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे तो आप कोशिश करिए केपी और केएन वाला रिलेशन लगाइए। हाँ लेकिन इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर पता हो, इनिशियल प्रेशर नहीं, इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर पता हो तब ये काम करें। ठीक है, तो दोनों तरह के क्वेश्चन में डिफरेंस समझ आ रहा है। इनिशियल प्रेशर दिया हो और इक्विलिब्रियम प्रेशर दिया हो तो दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो कैसे सब क्या करना है थोड़ा सा ध्यान से करिए। ठीक है, चलिए आज हम यही देखते हैं। इसमें और बातें करनी है, कुछ चीजें और हमको देखनी है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसको नोट कर लीजिए वहाँ पे और असाइनमेंट आप लोग लगाते रहिए। चलिए आज हम यही कंप्लीट करते हैं लेक्चर। थैंक यू।